हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। आज मैं जिस सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ये बिल्कुल ही न्यू डोंगवा है जो कि आज ही रिलीज़ हुई है। और इस सीरीज़ के अंदर हमें एक्शन, कल्टीवेशन, रोमांस एंड डीमंस, मॉइस्चर, रीइंकार्नेशन सब कुछ देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि ये हमारा जो डोंगवा है वो परफेक्ट वर्ल्ड के जैसे हाई लेवल के कल्टीवेशन, एनिमेशन और इसके अलावा काफ़ी कुछ हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। सो गाइस, ये डोंगवा आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, एपिसोड 1 की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक माउंटेन के ऊपर कोई तो बंदा खड़ा था जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। इसके अलावा वहाँ पर उसके ओपोनेंट्स भी मौजूद थे जो कि उसके ऊपर नज़र बनाए हुए थे। उसको देख के ऐसा लग रहा होता है कि शायद से ये सारे के सारे उसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन एक शानदार सीन हमें तब देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर वो बंदा एक ड्रैगन हेड को ही ड्रॉप कर डालता है जिसको उसने काटा था। और इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी आने वाली एनिमेशन और साथ ही इसकी स्टोरी लाइन कितनी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। अब ड्रैगन हेड के ड्रॉप होते ही बाकी सारे लोग भी उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए थे, लेकिन वो चिल्लाता है और साथ ही अपनी हेवनली सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए आसपास काफ़ी सारे डिमोनिक ऑरा को वो रिलीज़ करता है, जिसके चलते यहाँ पर जितने भी ढेर सारे लोग मौजूद थे वो मारे जाते हैं। जिसके बाद अब हमें एक दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ से ये एपिसोड ऑफिशियली बिगन होता है। हमें देखने के लिए मिलता है एक लड़का जो कि यहाँ पर बैम्बू स्टिक के पास में से कुछ एसेंस स्टिक उठा लेता है। साथ ही वो उन्हें आसपास पटक रहा था और कह रहा होता है कि अच्छी चीज़ें हमारे पास में आएंगी और इंसेक्ट इससे दूर भागेंगे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर अपने मॉम एंड डैड के बरियल टेबल के पास में बैठा हुआ था और साथ ही उनके लिए पीस के लिए दुआ कर रहा होता है। अब हमें इस लड़के का नाम चैन पिंगर बताया जाता है, जिसे हम चैन करके ही एड्रेस करने वाले हैं। लेकिन तभी ये लड़का जैसे ही बाहर आता है तभी हमें एक और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदा दिखाया जाता है। उसके ड्रेसिंग से ही लग रहा था कि वो काफ़ी रिच होगा। तभी वो यहाँ पर एक वॉल के ऊपर बैठा हुआ कह रहा होता है कि चैन मेरी बात सुनो, मैं और मेरी सिस्टर जू हुई यहाँ से नेक्स्ट मंथ निकलने वाले हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके हाथ में कुछ स्टोन्स भी थे। हालांकि चैन उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करता और तुम ध्यान से जाना। लेकिन तभी उस लड़के को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, बल्कि वो कह रहा होता है कि तुम कितने ज़्यादा पागल हो, मेरे घर का एडवांटेज मत लेना मेरे पीछे में। और यहाँ पर स्टोन भी उसके पीछे फेंक के मार रहा होता है, लेकिन चैन तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। जिसके बाद वो लड़का तुरंत ही स्टोन फेंक के वहाँ से चला जाता है। तब हमें वो लड़की जी हुई दिखाई जाती है जो कि कह रही थी कि चैन क्या तुम वो स्टोन उठा दो, कि वो मुझे अच्छे लग रहे हैं। जिसके बाद चैन तुरंत ही उन्हें उठाकर दे देता है। बट तभी एक बच्चा जो कि बोल रहा होता है कि ये लड़का फिर से आ गया तुम्हें परेशान करने के लिए चैन, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा बुरा मुझे लगता है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि जो सेकंड वाला था वो तो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव भी लग रहा था और कह रहा होता है कि वैसे मुझे पता है कि तुम चैन पिंगर का साथ देने के लिए आए हो बच्चे। लेकिन वो बच्चा कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था और कह रहा होता है कि तुम बस यहाँ के गवर्नर के बेटे हो, वो भी एक नाजायज़ औलाद, तुमसे और क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। हालांकि इस बात पे वो लड़का बिल्कुल भी जवाब नहीं देता और वो छोटा बच्चा अभी भी इस लड़की जी हुई की भी इंसल्ट कर रहा था। तो जी हुई तो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो स्टोन खा रही थी और उसकी आइज़ भी कुछ चेंज हो जाती हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक विज़र्ड देखने के लिए मिलती है, हालांकि वो उसके पीछे पीछे ही चली गई थी। तभी ये बच्चा ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस के आ जाता है और कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम इतना ज़्यादा क्यों डरते हो। साथ ही यहाँ पर चैन कह रहा होता है कि तुम बस भी करो ना, छोड़ो इन सारी बातों को। जिसके बाद वो बच्चा कह रहा था कि देखो ये वाइन है जो कि तुमने मुझे दी थी और मदर ने तुम्हें बुलाया है, उन्होंने बेकन बनाया है ना इसलिए। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि चैंग तो तुरंत ही उसे अपने एक बड़े से बाउल के अंदर से निकाल के एक फ़िश दे देता और कह रहा था कि जाओ जाके अपना ख्याल रखो। जिसके बाद बच्चा भी यहाँ पर उस दूसरे वाले लड़के को चिढ़ाते हुए वहाँ से निकल के चला जाता है। अब इसके बाद हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अगले दिन कुछ काफ़ी ढेर सारे लोग इकट्ठा होकर कहीं जा रहे होते हैं। तभी एक ओल्ड मैन के पास में चैन आया हुआ था। जो ओल्ड मैन कह रहा होता कि यहीं रुको, तुम इतना ज़्यादा क्यों डरते हो। जिसके बाद वो एक रोप को हटा देता है जिसके थ्रू वो लड़की अंदर नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर तुम अगर इस जगह पर एंटर करना चाहते हो तो फिर तुम्हें जिनलिन कॉपर कॉइन्स तो मुझे देने ही होंगे।
ओल्ड मैन आगे आता है और फिर उसके हाथ पे पोटली रख के चला गया था, जिसके बाद एक एक करके ढेर सारे लोग कहीं जा रहे थे। ये लोग कोई नॉर्मल लोग तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे होते, बल्कि सारे के सारे काफ़ी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ये मोटू कहता है कि देखा तुमने, वैसे पता है ये लड़की तुम्हारी तारीफ़ कर रही थी, तुम्हें हैंडसम बोल के गई, और यहाँ पे चैन का मजाक बनाने लग गया था। साथ ही वो उसके हाथ पे ढेर सारे लेटर भी रख देता और कह रहा था कि जाओ जाके काम करो, सभी को पहुँचा देना। चैन उससे पैसों के लिए कह रहा था, लेकिन तभी वो कह रहा था कि जाओ पहले मेरा काम तो कर दो। हालांकि इसके अलावा अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ओल्ड मैन कहानियाँ सुना रहा था लोगों को और कह रहा होता है कि 3000 साल पहले फेरी वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फेरी आई थी। साथ ही वो ये भी बता रहा होता है कि राइट पार्ट पे चलने के लिए उसने काफ़ी कुछ किया। उसने वर्ल्ड के अराउंड सारी के सारी जगह ट्रेवल किया अपनी सोर्ड के साथ में। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लोग उसकी बातों को काफ़ी इंटरेस्ट लेके सुन रहे होते हैं। तभी वो बताता है कि एक पावरफुल ड्रैगन भी था जिसके साथ में उसकी फ़ाइट हो गई थी और वो यहाँ से निकल के जाना चाहता था, लेकिन सोर्ड इमॉर्टल ने उसकी बैंड बजा दी और साथ ही बहुत ही बुरे तरीके से उसे अच्छा सबक भी सिखाया। उसके बाद ओल्ड मैन कह रहा था कि मुझे अफसोस होता है कि मैं उस फाइट को नहीं देख पाया, मैं काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा देर से बॉर्न हुआ। तभी ये लिटिल बॉय कहने लग गया था कि आगे बताओ आगे क्या हुआ उस ड्रैगन का, जिसके बाद वो कहने लग जाता है कि अच्छा तुम्हें आगे जाना है। लेकिन हमें जी हुई दिखाई जाती है और उसका भाई भी, जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे थे, ओल्ड मैन को देख के वो मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ओल्ड मैन बताता है कि ड्रैगन का क्या हुआ, वो ज़ाहिरन तौर पे मारा गया और उसका क्या ही हो सकता था। जिसके बाद वो लिटिल बॉय के पास आके उसकी नोज़ को साफ़ करने लग गया था और कह रहा होता है कि वैसे इस बाउल के अंदर वो जो ड्रैगन था वो फॉल कर गया है और उसके 5 एलिमेंट भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिसके बाद सारे लोग उसकी बातों पर बिलीव नहीं कर रहे होते और सभी वहाँ से चले जाते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या बकवास बात ये कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि जो छोटा बच्चा था वो ओल्ड मैन का पीछे नहीं छोड़ता, बल्कि उसके पीछे पीछे ही हर जगह चला जाता है। दूसरी ओर हम चैन को देखते हैं, जो कि शायद से यहाँ पर ये कार्ड डिलीवर करने के लिए आया था। वो एक बंदे को उसका लेटर देता है और अब वो एक इंपीरियल जगह पर जाने वाला था। वहाँ पर लेटर देने से पहले वो अपने कपड़ों को साफ़ करता और फिर तुरंत ही यहाँ पर आके उन्हें लेटर भी दे देता है। एक ओल्ड मैन जो कि इस इंपीरियल हाउस के अंदर थे, वो एक शांत पेड़ को देखकर कह रहे होते हैं कि न जाने वापस से कब से ब्लोसम आएगा। दूसरी साइड हमें देखने के लिए मिलता है कि चैन एक जगह पे गया था जहाँ पे ढेर सारे डिसाइबल बैठकर पढ़ रहे होते हैं और एक बंदे उन्हें पढ़ा रहे थे। तभी चैन यहाँ पर देखने लग गया था और उसे देखकर वो मुस्कुराते और उसके पास ही आ गए थे। जिसके बाद चैन उन्हें उनका लेटर दे देता है। तभी वो समझ गए थे चैन के दिल में क्या। वो चैन से कह रहे थे कि मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ आना है, लेकिन इतने रिग्रेट करने की कोई बात नहीं है, अभी देरी नहीं हुई, फिलहाल तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद चैन वहाँ से चला जाता है। चैन वापस अपने घर की ओर जा रहा था, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर एक बंदा जो कि फिश बेच रहा है, उसके पास में गोल्डन क्रैब्स मौजूद हैं। तो उससे कहता है कि क्या मैं इन्हें बाय कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर वो बंदा कहता है कि वैसे तो ये मैंने अपने लिए रखे थे। जिसके बाद चैन एक नॉर्मल लड़के की तरह वहाँ से बाय बोल के चला जाता है। लेकिन तभी वो बंदा कह रहा था कि ठीक है मैं इसे सेल कर दूंगा, बताओ ज़रा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। जिस पे चैन कहता है कि मेरे पास तो बस 5 सेंट्स ही मौजूद है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि तभी कोई एक सिल्वर से भरी हुई पोटली फेंक के मार देता है। एंड यहाँ पर वो ओल्ड मैन था जो कि कह रहा था कि हमें ये चाहिए। जिसके बाद अब यहाँ पर नेचुरल सी बात है कि वो बंदा तो उन्हें ही वो गोल्डन क्रैब सेल कर देता है और साथ ही यहाँ पर वो जो यंग मास्टर था उसको एक पोटली फेंक के मारता और कह रहा था कि तुम पहले आए थे, इसके लिए मैं तुम्हें इसका कंपनसेशन दे रहा हूँ। और ये कहते साथ ही तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि लोग गोल्डन क्रैब को देख के कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे थे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि चैन अब उसी पोटली को लेके घर आया था। तभी एक फॉर्च्यून टेलर उसे मिलता है जो कि कह रहा था कि लड़के इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा चीज़ लेके आ सकती है। इसके ऊपर ब्लेसिंग तुम लिखवा सकते हो जिससे कि तुम्हारे पास में ढेर सारी वेल्थ आएगी। अब यहाँ पे चैन बेचारा उसकी बातों में फंस के वहीं पे बैठ रहा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज़ लिखूंगा, उसके लिए तुम्हें मुझे 1 पेनी देनी होगी। तभी यहाँ पर अपना चैन कहने लग जाता है कि मेरे पास बस 5 सेंट्स ही हैं। अब वो बंदा चाह तो नहीं रहा था, लेकिन इसका फेस देखने के बाद कहता है कि ठीक है लाओ, मैं तुम्हारे लिए ही लिख दूंगा कुछ अच्छा सा। जिसके बाद चैन कहता है कि नहीं, मेरे लिए नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए लिखवाना है, उनके लिए प्लीज़ अच्छा सा कुछ लिख दीजिए। जिसके बाद वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें अपने पेरेंट्स के लिए लिखवाना है। तभी वो उसके लिए गुड फॉर्च्यून के 3 पेजेस को लिख के देता है और उसके बाद चैन उसका थैंक्स करके वहाँ से निकल गया था। अब वो बंदा आराम से बैठा हुआ होता है और कह रहा था कि आजकल वाकई में लोग कुछ ज़्यादा ही हम्बल होते जा रहे हैं। और वो यहाँ पर उसी पैनिक को देख रहा था।
हालांकि इसके अलावा हमें वही ओल्ड मैन दिखाया जाता है जिसके पीछे अभी भी ये बच्चा पड़ा हुआ होता है और कह रहा था कि ओल्ड मैन, मुझे देखना है तुम्हारे बाउल के अंदर क्या है, आखिर तुम कब मुझे इसे देखने दोगे। वो ज़बरदस्ती करने लग गया था। तो ओल्ड मैन कह रहा होता है कि लड़के, आखिर तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा ना। लेकिन बच्चा कुछ ज़्यादा ही जिद करने लग गया था, जिसके बाद ओल्ड मैन उसके हाथ को पकड़ के उसे रोक रहा होता है। लेकिन तभी उसे लगता है कि इसकी बोन्स इतनी ज़्यादा हैवी कैसे हैं, और साथ ही वो उसको टच करके देखने लग गया था। हालांकि बच्चा उसे दूर हटा देता है, लेकिन तभी ओल्ड मैन की नज़र पड़ जाती है गोल्डन क्रैब के ऊपर, और वो कह रहा था कि ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है बच्चे, कहाँ से आया तुम्हारे पास में, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। तभी वो कहता है कि मैं भला तुम्हें क्यों बताऊं, तुम मर जाओगे अगर मेरा इससे सामान छीनने की कोशिश करोगे, बहुत ही बुरी मौत मरोगे तुम। जिसके बाद वो कहने लग गया था कि अच्छा ये बात है बच्चे, तुमने वाहियात सी बातें किससे सीखी हैं, क्या तुम मुझे इसके बारे में बताओगे। तभी कहता है कि ऑफ कोर्स मेरी मदर ने मुझे ये सिखाया है। तभी ओल्ड मैन कह रहा था कि अच्छा, तभी तो मैं सोचूं आखिर तुम इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हो। ऑफ कोर्स इसके पीछे एक औरत ही हो सकती है। जिसके बाद वो कहता है कि अच्छा मुझे ये बताओ, अभी तुमने एक लड़के के नाम के बारे में मुझे बताया था, चैन, चैन नाम है ना उसका, और उसी ने तुम्हें ही दिया। तभी यहाँ पर वो अपनी बकेट के ऊपर हाथ रख के कहता है कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा, मुझसे इसे छीनने की कोशिश मत करना, और अगर तुमने ऐसा किया तो फिर चैन से कहकर मैं तुम्हारी बैकबोन को ही तुड़वा दूंगा। अब यहाँ पर ओल्ड मैन न जाने क्यों चैन के नाम का हिसाब लगाने लग गया था, और वो कुछ अपनी कैलकुलेशन बिठा रहा होता है। जिसके बाद बच्चे से पूछता है कि बताओ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है उसके साथ में। तभी वो कहता है कि कुछ खास रिलेशन, वो मेरा बचपन का यार है, इससे ज़्यादा खुश नहीं। जिसके बाद ओल्ड मैन अभी भी कैलकुलेशन कर रहा था, और जैसे ही वो कैलकुलेट कर रहा होता है तभी उसके हाथ के अंदर जो उसकी लकीरें थीं वो चमकने लग गई थी, और ओल्ड मैन कह रहा था कि अच्छा ये बात है। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो अपने बाउल को उसके पास लेके आने लग गया था, और कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि इस बाउल के अंदर आखिर क्या है। जिस बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बाउल को थोड़ा थोड़ा करके टेढ़ा कर रहा होता है, जिसके अंदर से थोड़ा वाटर निकलता है। लेकिन उसके बाद उसके अंदर से बहुत ही सारा वाटर निकलने लग गया था। धीरे धीरे करके यहाँ पर बादल की गरज पड़ने लग गई थी, और पूरे ही विलेज के अंदर पानी ही पानी हो जाता। और वो लड़का इसे देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। हालांकि ये बस उसका एक इल्यूजन ही होता है, क्योंकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब वो समझ गया था कि यहाँ पर इस बंदे के साथ में कुछ तो गड़बड़ है, तो वो तुरंत ही वहाँ से उठ के भागने लग गया था। दूसरी ओर चैन को देखते हैं, जो कि चुपचाप से अपने घर वापस जा रहा होता है। तभी यहाँ पर ये काइजिन आ रही होती है मिस्टर फू के साथ में, और कह रही थी कि फूगोंग जी, मुझे बताइए कि आखिर कब तक हम उसे ढूंढ लेंगे। तभी फू कहने लग गया था कि वैसे तो मुझे ये लगता है कि हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसके बारे में, हम उसे जल्द से जल्द ही ढूंढ निकाल लेंगे। तभी वो कहती है कि हाँ बिल्कुल चलिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। हालांकि ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी मिस्टर फू कहता है कि तुम मेरा एहसान कैसे अदा करोगी, इसके बारे में मुझे बताओ। तो वो थोड़ा सोचती और कहती है कि जिस तरीके से आप चाहें वैसे ही। जिसके बाद मिस्टर फू कह रहा होता है कि देखो ये सारी की सारी बातें अलग हैं और बिजनेस अपनी जगह। जिसके बाद वो आगे की तरफ को जाने लग गया था, और कह रहा होता है कि वैसे तो हमें देर हो रही है। तभी यहाँ पर एक डॉग मिस काइजिन को पास करके चला जाता है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट फील कर रही थी। और दूसरी ओर चैन भी यहाँ पर अपने घर की तरफ को ही आ रहा था, लेकिन सडनली उसे अपने माथे के अंदर कुछ तो होता हुआ फील होता है। जिसके बाद वो अपने सर को पकड़ के वहीं खड़ा हो गया था। हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस्टर फू और काइजिन दोनों ही उसके पास आ गए थे, और काइजिन यहाँ उसके पास आके कह रही होती है कि मुझे गू कैन के बारे में जानना है, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो, और साथ ही सोंग जीशी उसके बारे में तुम्हें पता है क्या। तभी वो कहता है कि सोंग जीशी तो यहीं रहा करते हैं, वैसे तो वो कुछ वक्त बाद ही यहाँ से जाने वाले हैं, और रही बात उस दूसरे बंदे की तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी यहाँ पर वो उसे एक बार फिर से एक पेंडेंट दिखाते हैं और कह रहे थे कि क्या इस फैमिली के बारे में कुछ जानते हो। लेकिन यहाँ पर अपना चैन वो तो साफ साफ मना करके अंदर की तरफ को जा रहा था। तभी यहाँ पर सोंग जीशी आ जाता है और कह रहा था कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे, बताओ क्या हेल्प की ज़रूरत है तुम्हें मेरी। तभी हम देखते हैं कि वो उसकी तरफ को पेंडेंट फेंक के मारते हैं, और साथ ही अब जैसे ही अपना चैन घर के अंदर जा रहा होता है तभी वो लोग आपस में बातें करने लग गए होते हैं, और कह रहे थे कि फ़िलहाल तो लगता है कि अब हमारा सही वक्त आ गया उस बंदे को ढूंढने के लिए। और यहाँ पर मिस काइजिन भी कहती हैं कि लड़के, तुमने बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया, मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आता। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से जा रही थी। लेकिन तभी चैन को कुछ होने लग गया था, उसकी नेक के पास से काफ़ी सारा रेड ओरा आ रहा होता है, और उसने गलती से काइजिन को यहाँ पर टच कर लिया था।
जिसके बाद तो यहाँ पर सोंग जीशी हंस रहा होता है इसकी हरकतों के ऊपर, साथ ही वो लड़की वो भी छिप के हंस रही थी। हालांकि दोनों ही कुछ रेप्टाइल्स जैसे लग रहे हैं इनकी हरकतों से। तभी यहाँ पर वो जब गलती से पकड़ लेता है तो उसे तो डर लगने लग गया था, और साथ यहाँ पे काइजिन तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, कह रही थी कि तुमने मेरा मूड ख़राब कर दिया है, और यहाँ पर अपनी पावर के थ्रू उसके फोरहेड के ऊपर अटैक कर रही होती है। लेकिन तभी मिस्टर फू उसको रोक लेता है और कह रहा था कि तुम क्या कर रही हो। तो मिस काइजिन यहाँ पर आती है इसके पास में और कह रही थी कि तुमने मुझे जान के टच करने की कोशिश की है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा गलत किया है तुमने। तभी मिस्टर फू कहता है कि बस भी करो सिस्टर, ऐसा कुछ नहीं है और तुम सेंथ के रूल को बिल्कुल भी नहीं भूल सकती हो। जिसके बाद वो कह रही थी कि हाँ सही कहा तुमने, मैंने अपना टेम्पर ही लॉस्ट कर दिया था। और ये कहते साथ ही वो नॉर्मली एक बार फिर से आगे बढ़ने लग गई थी, और चैन भी यहाँ पर अपने घर के अंदर की तरफ को जा ही रहा था। लेकिन तभी हमें वो ओल्ड मैन देखने के लिए मिलता है जो कि इतना ज़्यादा हरामी था कि कह रहा होता है कि एक बार और मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ में मज़े लेने चाहिए, और वो और भी ज़्यादा उसे परेशान करने लग गया था। चैन के सर में दर्द होने लग रहा था, और इस बार तो वो उसके पीछे पीछे आके उसके कपड़ों को ही पकड़ लेता, और यहाँ पर आने के बाद वो उसे ये भी कह देता है कि तुम्हारी आंखें बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अब ये सुनने के बाद तो नेचुरल सी बात है, काइजिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि आखिर किस तरीके से उसके कपड़ों को पकड़ के खींच रहा है, और साथ ही उसके बारे में कमेंट भी कर रहा है। वो अब गुस्से से बौखला उठी थी और कह रही होती है कि वो तुम्हारा लास्ट चांस था, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, और उसे मारने ही वाली थी। तभी मिस्टर फू आके उसका हाथ पकड़ लेता और कह रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। लेकिन यहाँ पर वो रुकने का नाम नहीं लेती, बल्कि चैन की चेस्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करती है। जिसके बाद चैन पूरा का पूरा दरवाज़ा तोड़ के अपने घर के अंदर जाके धंस पड़ा था, और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जी हुई भी चुपचाप खड़ी हुई देख रही थी। चैन के मुँह में से ब्लड आ रहा होता है, और साथ ही उसके सर पर से भी ब्लड निकल रहा था, और वो वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि एक लीफ भी यहाँ पर उड़ रही थी, और धीरे धीरे करके वो फ्लाई करती हुई जा रही होती है। जहाँ पर हम देखते हैं मास्टर खड़ा हुआ था जो कि अभी कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था, और चैन ने उसे लेटर दिया था, वो उसी लेटर को पढ़ रहा होता है। लेकिन तभी वो उस लीफ को वहाँ से गुजरते हुए देखता है। हालांकि इसके बाद हमें एक हेल फायर जैसी कुछ चीज़ दिखाई जाती है, जहाँ पर हर तरफ ही फायर लगी पड़ी थी। लेकिन वो जो ओल्ड मैन थे इनका नाम की जिंग चुन होता है, और ये यहाँ पर अपने एक डिसेबल्स के साथ में मौजूद होते हैं, जहाँ पर ये दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे, और इन्हें उस ओल्ड मैन के बारे में भी पता चल जाता है जिसके पास में बाउल था। वो कहने लगे होते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता कि एक बाउल के बलबूते पे वो इतना सब कुछ कर सकता है। तभी वो अपने डिसेबल को एक बॉक्स और साथ ही एक लीफ दे रहे थे, और कह रहे थे कि ये लो मेरी तरफ से ये अपार्टिंग गिफ्ट है। साथ ही वो डिसेबल उसे खुशी खुशी ले लेता है, और साथ ही अपने मास्टर को शुक्रिया भी अदा कर रहा था। तभी इन लोगों की नज़र पड़ जाती है एक एसेसिन के ऊपर जो कि वहाँ पे खड़ी हुई थी। इसका नाम जियान लेई होता है। फिलहाल तो ये लड़की खड़ी हुई थी और शायद से सिटी के सेंटर को देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि ये जो डिसेबल था ये इसको कमेंट पास कर देता है, और उसे देख के कह रहा था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आ रही है। मास्टर पीछे से कफ करते हैं, लेकिन अब क्या ही फ़ायदा था, क्योंकि इस लड़की ने सुन लिया होता है, जिसके चलते जियान ले को काफ़ी गुस्सा आ गया था। और मास्टर कह रहे होते हैं कि ये वक्त नहीं है इस तरीके की बातें करने का, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम यंग लोग कब इन सारी चीज़ों को समझोगे। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि इस लड़की की नज़र तो फ़िलहाल इस मास्टर पे ही होती है, और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड लेके अब आगे बढ़ जाती है उस डिसेबल के ऊपर अटैक करने के लिए। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पर फिलहाल ये जो मास्टर थे वो तुरंत ही अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हैं और उस लड़की को दूर हटा देते हैं। लेकिन इससे वो और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो गई थी और कह रही थी कि हमारे बीच की फ़ाइट में तुम्हें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी मास्टर जिंगचुन कह रहे होते हैं कि देखो, मुझे पता है कि मेरे डिसेबल ने तुम्हें वाकई ऑफेंड कर दिया है, लेकिन एक छोटी सी गलती का मतलब डेथ नहीं होता, तुम उसे मार नहीं सकती हो। लेकिन तभी लड़की कह रही थी कि मैं क्या करूँगी, और नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं और ना ही तुम मुझे ही बता सकते हो, मेरे रास्ते से हट जाओ। और ये कहते साथ ही तुरंत ही डिसेबल के ऊपर पागलों की तरह अटैक कर रही थी। लेकिन अब मास्टर उसे फाइट करने के लिए बीच में आ जाते हैं। इस लड़की की जो स्वॉर्डमैनशिप की स्किल थी बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट होती है। लड़की लगातार काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए अटैक कर रही होती है। लेकिन ये मास्टर, ये जिंगचुन बहुत ही ज़्यादा पहुंची हुई चीज़ नज़र आ रहे थे, क्योंकि लड़की के हर एक अटैक बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ वो रोक पा रहे थे। और साथ ही लड़की पागल हो जाती है इनके ऊपर अटैक करते हुए। लेकिन जैसे ही वो अपना एक अटैक लड़की के ऊपर करते हैं, तभी लड़की दूर ट्री के पास जाके खुद को संभाल के एक बार फिर से आगे बढ़ रही थी अटैक करने के लिए। लेकिन मास्टर अपनी स्वॉर्ड की
जैसे सख्त फिंगर का इस्तेमाल करते हुए उसके स्वॉर्ड को रोक लेते हैं और साथ ही उसकी तरफ को देख के मुस्कुरा दिए थे। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सेकंड स्वॉर्ड मास्टर की चेस्ट के बाहर से निकल के चली जाती है। बट ये एक इल्यूजन था, क्योंकि मास्टर की ढेर सारी स्पिरिचुअल बॉडीज़ यहाँ पर खड़ी हुई थी, जिसके चलते लड़की कह रही होती है कि अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी आगे की चीज़ निकलोगे। वो लगातार सारी बॉडीज़ के ऊपर तेज़ी के साथ भागते हुए अटैक पे अटैक करे जा रही थी। लेकिन यहाँ पे एक टोर्नेडो टाइप ही क्रिएट हो गया था उसके अटैक से। बट मास्टर का तो कुछ भी नहीं होता, वो तो ऐसे ही चिल खड़े हुए थे। जिसके बाद लड़की तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को लेती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक को समन कर रही थी और उसका इस्तेमाल करने वाली थी मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन जिंग चुन एक बार फिर से उसको रोक लेते हैं, जिससे कि आसपास काफ़ी बड़ा सा एक ब्लास्ट टाइप हो जाता है। स्पिरिचुअल एनर्जी हर जगह ही फैल रही थी और लड़की की स्वॉर्ड वो जाके यहाँ पर ट्री से हिट हो जाती है। हालांकि अगर वो थोड़ी सी भी चूकती तो फिर डिसाइबल की बैंड बज सकती थी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लड़की को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और कह रही थी कि तुम आखिर किस तरीके से घटिया हरकत कर सकते हो। लेकिन तभी मास्टर जिंग चुन उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि देखो, मार्शल आर्ट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सामुराई के लिए, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी स्किल्स का बहुत ही बुरे तरीके से इस्तेमाल कर रही हो लड़की। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि जियांग लई के इतने ज़्यादा अटैक के बाद उसकी खुद की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि उसके हाथ के अंदर से खून भी निकल रहा होता है। तभी मास्टर उसकी स्वॉर्ड फेंक के मारते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लड़की की तरफ को फेंक देते हैं और कह रहे थे कि ये लो, स्वॉर्ड को अपने पास में रखो। साथ ही वो दूसरी स्वॉर्ड को भी ट्री में से निकाल लेते हैं और कह रहे थे कि वैसे मुझे लग रहा है कि तुम इन दोनों ही स्वॉर्ड की चीज़ों को कैरी कर सकती हो, तुम्हारे अंदर इतना दम तो ज़रूर है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो स्वॉर्ड को लेकर आसपास एक एनर्जी शील्ड बैरियर क्रिएट कर लेते हैं, जिसे वो लड़की भी देख रही थी। और मास्टर यहाँ पे कुछ स्क्रिप्चर लेते हैं जो कि वो उस स्वॉर्ड के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि ये स्वॉर्ड अब पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली थी। लड़की को तो ये लग रहा था कि शायद से ये जो स्वॉर्ड है वो उसे किल करने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन अब वो लड़की को उसी स्वॉर्ड को दे देते हैं ताकि वो इसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन वो तो यहाँ पर तुरंत इस चीज़ को निगलेक्ट करती है और साथ ही कह रही थी कि मैं तुम्हारी ये फालतू चीज़ बिल्कुल भी नहीं रखूँगी। तभी मास्टर जियांग चुन कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि मैं हूँ कौन। तभी वो कहती है कि ऑफ कोर्स, आपकी पर्सनैलिटी को देख के तो ये लग रहा है कि आप ज़रूर से ही एक सेंट होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर कह रहे थे कि अच्छा, तो क्या तुमने गिव अप कर दिया है। तभी लड़की वहाँ से चली जाती है, लेकिन स्वॉर्ड यहाँ पर नहीं लेती। डिसाइबल जो कि घबराया हुआ था फाइनली जाके सामने आ जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लड़की वहाँ से गुस्से में जा रही होती है। तभी मास्टर यहाँ पर खड़े होकर लड़की को जाते हुए देख रहे थे। इसके बाद अब हमें डायरेक्ट रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लड़की यही सोचती हुई जा रही होती है कि आखिर कैसे एक सेंट उसकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट कर सकता है। वो यहाँ पर अपने हाथ के ऊपर पट्टी बांध रही थी और कह रही थी कि उसने मुझे इतना गहरा वोंड भी दे दिया। लेकिन तभी उसे कुछ फील होता है कि शायद से कोई उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रहा है, तो लड़की आगाह हो जाती है और अपनी स्वॉर्ड को भी वो निकाल लेती है। हमें देखने के लिए मिलता है कि एक स्वॉर्ड काफ़ी तेज़ी से लड़की की तरफ को आ रही थी, लेकिन वो लड़की उसे हिट करके पीछे हटा देती है। हालांकि किसी और की स्वॉर्ड नहीं, बल्कि लड़की की खुद की स्वॉर्ड ही होती है जो कि उसके पीछे पीछे आ रही थी, जिससे कि उसे और भी ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि आखिर ये स्वॉर्ड उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। दूसरी ओर हमें प्रिंस गाओ दिखाया जाता है, जिसके पास एक ट्रीजर मौजूद था और साथ ही एल्डर वूस के शूज़ को साफ कर रहे थे। तभी यहाँ पे ये असैसिन गर्ल वहाँ से निकल के जा रही होती और काफ़ी तेज़ी से वो वहाँ से निकल के जा रही थी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ओल्ड मैन वू थे वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और कह रहे थे कि मास्टर गाओ, आप प्लीज़ थोड़ा केयरफुल रहिएगा। जिसके बाद वो यहाँ पर सोचने लग गया था कि आखिर ये ओल्ड मैन पागल तो नहीं हो गया है, लड़की तो बस नॉर्मली यहाँ से निकल के जा रही है, तो ये भला क्यों इस लड़की के साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। लड़की तो यहाँ पे चुपचाप साइड में से होकर निकल के जा रही थी और तभी वो कह रहे होते हैं कि इन सारी चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये लड़की अटैक भी कर सकती थी। और तभी हम देखते हैं कि खंजर लड़की की तरफ से होते हुए सीधा मास्टर गाँव के ऊपर आके अटैक करने वाला था, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि मास्टर वो उसे तुरंत ही पकड़ के रोक लेते हैं और उन्हें लग रहा था कि अटैक लड़की ने किया है, जिसके चलते वो काफ़ी गुस्से से आगे बढ़ते और कह रहे थे कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और यहाँ पर अपने पॉइजन के थ्रू अटैक कर रहे होते हैं। हालांकि इस लड़की ने तो कुछ नहीं किया था, जिसके चलते यहाँ पे ज़बरदस्ती ही मास्टर वू से पीट रहे होते हैं, जिससे कि लड़की को गुस्सा आ गया था और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो अपनी स्वॉर्ड के थ्रू अटैक भी करने वाली थी।
लेकिन इससे पहले उसकी सेकंड सोर्ड आके उस असैसिन को मार देती है, जिसे यहाँ पर मास्टर जियांग चुन ने स्पिरिचुअल पावर दी थी। और यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि ये जो लड़की थी उसने अटैक नहीं किया था। तभी यहाँ पर मास्टर गाओ जो थे वो आगे बढ़ रहे होते हैं और कह रहे थे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की। अब बेचारी के हाथ में पहले से ही ब्लड निकल रहा था, वो और भी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। तभी यहाँ पर मास्टर वो कह रहे होते हैं कि प्रिंस, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर इस लड़की के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। तभी प्रिंस गाओ आगे बढ़ गया था और कह रहा होता है कि नहीं, लड़की के साथ गलत हुआ है, हमें इससे अपोलोजाइज तो करना ही चाहिए। और साथ ही आगे बढ़ते हुए कहता है कि मेरा नाम गाओ है और मैं यिन यांग कंट्री से आया हुआ हूँ, साथ ही स्वीट डायनेस्टी का मैं होने वाला प्रिंस हूँ। हमें माफ़ कर देना, हमारी तरफ से तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशानी हुई और सेटलमेंट के तौर पर मैं तुम्हें ये देना चाहूँगा, ये काफ़ी खास चीज़र है। ये देखते साथ ही तो एल्डर वो तुरंत ही अपनी नीज पे बैठ गए थे और कह रहे थे, प्रिंस आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो स्क्वायर जेड सील है जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खास वैल्यूबल ट्रीजर है, वो इस लड़की को ना दें, वो बस एक स्लेव है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अब जियांग लई को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो कह रही थी कि मैं कभी भी किसी की वो चीज़ें नहीं लेती जो उन्हें प्यारी हो। और ये कहते साथ ही तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि अब मास्टर जैसे ही यहाँ पर वापस आ गया था तभी गांव आगे बढ़ता है लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक भी वो कर देता है, जिससे कि लड़की की हालत ख़राब हो चुकी। वो उसे रोकती और साथ ही इन दोनों के बीच एक खतरनाक सी फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पे वो अंधाधुंध उसके ऊपर अटैक करे जा रहा था और यहाँ पे जियान ली उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। जिसके बाद यहाँ पर प्रिंस गाओ भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ओल्ड मैन सटिया तो नहीं गया, लेकिन वो कहाँ ही रुक रहा होता, लगातार अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी जियान ली की वो सोर्ड एक्टिवेट हो जाती है और काफ़ी तेज़ी के साथ आके हिट कर देती है इस ओल्ड मैन वू को, जिससे कि यहाँ पर हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी ओल्ड मैन वू की। और तभी यहाँ पर प्रिंस भी आ गया था और कह रहा था कि मैंने आपसे पहले ही मना किया था, आखिर क्यों आप उस लड़की के पीछे पड़े हुए हैं, वो बेचारी तो कुछ भी नहीं कर रही थी। जिसके बाद यहाँ पर अभी तो वो काफ़ी डार्क एक्सप्रेशन दे रहे थे, लेकिन प्रिंस के आते ही वो बहुत ही ज़्यादा सीधे हो जाते हैं और कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप भी तो हमारा फैमिली ट्रीजर उसे दे रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। जिसके बाद यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि लड़की के साथ वाकई गलत हुआ है। तभी यहाँ पर इन दोनों को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि मिस्टर की थी शानिया अकेडमी से, और कहने लग गए थे कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या तमाशा कर रहे हो। तभी यहाँ पर प्रिंस कहने लग जाता है कि प्लीज़ हमें माफ़ करिएगा, मैं स्वीट डायनेस्टी से हूँ, प्लीज़ मेरे ऊपर कोई भी अटैक ना करें। जिसके बाद वो मिस्टीरियस आवाज़ उसे कहती है कि ठीक है, अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तभी यहाँ पर प्रिंस चुपचाप वहाँ से चला भी गया था। हालांकि दूसरी ओर हम चैन को देखते हैं जो कि फ़िलहाल अभी के इल्यूजन के अंदर फंसा हुआ था। एक ब्रिज टूट जाती है, फिर उसके बाद वो अपने चाइल्डहुड के अंदर वापस आ गया था। वो भागता भागता जा रहा होता है अपने फादर के पीछे, लेकिन उसके फादर तो वहाँ से गायब हो चुके थे। जिसके चलते हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा हताश हो गया था उन सारी मेमोरीज़ को याद करते करते, और उसकी हालत भी कुछ सही नहीं होती इन सब चीज़ों के बाद। अब यहाँ पर वो अपने चाइल्डहुड वाले चैन की हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कहाँ ही उसकी सुनता है, वो तो खुद से ही सारा भार उठा के आगे की तरफ को बढ़ने लग गया था। और इन सारी बातों से वाकई में उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लग रहा होता है कि आखिर उसके साथ कितना ज़्यादा गलत हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस इल्यूजन से बाहर आ गया होता है और वो भी किसी और शुआन की आवाज़ सुन के होश में आ गया था। शुआन भागता भागता उसकी तरफ को आ रहा होता है, तभी चैन उसे पीछे हटा देता है और फिर उससे पूछने लग गया था कि आखिर तुम इतने ज़्यादा तेज़ी के साथ भागते हुए क्यों आ रहे हो, मसला क्या है। तभी वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, वो ओल्ड मैन मेरे पीछे पड़ गया था, उसके बाउल के अंदर से पानी निकल रहा था और न जाने क्या क्या हो रहा था, पूरा टाउन ही उसके पानी के अंदर बह गया। प्लीज़ मेरे साथ चलो, मेरी मदद करो, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ी परेशानी के अंदर फंस चुका हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर आगे क्या होगा। और वो ये भी कहने लग जाता है कि सॉन्ग जीशिन के जो फादर हैं वो मेरे घर पे आए हुए हैं और मुझे अपने साथ ले जाने की बातें कर रहे हैं और मुझे उनसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। प्लीज़ मेरे साथ चलो, चैन बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है मेरे घर में, वो मेरी ज़िंदगी ले लेंगे, मुझे मरने से डर लग रहा है, प्लीज़ चैन प्लीज़ मेरे साथ चलो। जिसके बाद उसे घसीटते घसीटते अपने साथ भी लेके चला जा रहा होता है, कहता कि मेरे घर चल के उनसे बात करो, उन्हें मेरे घर से भगा दो। जिसके बाद दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इसके घर पे वो ओल्ड मैन बैठा हुआ था, जहाँ पे फ़िलहाल शुआन की मदर जो थी उन्हें कुछ वाइन सर्व कर रही होती हैं और साथ ही हमें वो लेडी भी देखने के लिए मिल जाती है जो कि कह रही थी कि मैं यहाँ पर आई हूँ
यून गैंग स्टोन के बारे में जानना है और उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन तभी ओल्ड मैन अपना प्याला पटक के मारते हैं जिसके अंदर से ढेर सारा वाटर आसपास फैल गया था। और अगेन एक बार फिर से ये लड़की भी उनके उस इल्यूजन के अंदर फंस चुकी होती है जहाँ पे ढेर सारा रेड एंड ब्लैक ओरा मिलकर आ रहा होता है। और यहाँ पर फिलहाल काइजिन को नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो उस इल्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ओल्ड मैन का जो इल्यूजन था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लगातार कोई तो ब्लैक चीज़ आकर उसके ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन अपने स्पेल का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज स्नेक आके उसे पकड़ लेता और फिर आसपास और भी ढेर सारे स्नेक आ जाते हैं जो कि उसे पकड़ रहे थे। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही काइजिन होश में आती है तो उसे देखने के लिए मिलता है कि सब कुछ तो ठीक है और ओल्ड मैन बैठे हुए ड्रिंक कर रहे हैं, जिसके चलते वो घबरा जाती है और कह रही थी कि सीनियर मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। और तुरंत ही डर के मारे वहाँ से भाग के निकल के चली जाती है। अब हम देखते हैं ओल्ड मैन को जो कि यहाँ पर बैठे हुए थे और कह रहे थे कि न जाने क्यों ये लड़की अपने आप की कैपेबिलिटीज़ को ज़्यादा समझ रही है। अब जैसे ही यहाँ से काइजिन बाहर चली गई थी तब हम देखते हैं कि चैन आ गया होता है श्वान के साथ में और वो तुरंत ही आर के डोर को बजाता है। तभी श्वान की मदर ओपन करती है और कह रही थी कि अरे चैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो अंदर आ जाओ। जिसके बाद वो अंदर आ भी रहा था और पीछे पीछे यहाँ पर अपना श्वान भी आ रहा होता है खुद को एक बकेट के थ्रू कवर करे हुए, लेकिन उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था जिसकी वजह से वो यहाँ पे लुढ़कता फुढ़कता गिर रहा था। उसकी मदर कह रही थी कि आखिर तुम क्या कर रहे हो श्वान, तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ पर ओल्ड मास्टर बैठे हुए हैं और वो तुम्हें अपना डिसेबल बनाने के लिए आए हैं, चुपचाप से आके इनको ग्रीट करो। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ के लिए वो राज़ी नहीं होता और कह रहा था कि मदर आखिर किस तरीके की बातें कर रही हैं आप, ये ओल्ड मैन ये तो ऑलमोस्ट मरने वाला है, इसका डिसेबल बनने से अच्छा कि मैं इसे अपना बेटा ही एक्सेप्ट कर लूँ। जिसके बाद उसकी मदर को भी गुस्सा आ रहा था कि आखिर किस तरीके की वाहियात बातें कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर फाइनली जाके चैन आगे बढ़ता और कह रहा था कि ओल्ड मैन मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। जब यहाँ पर हमारा श्वान ही नहीं मान रहा आपका डिसेबल बनने के लिए तो ये ज़बरदस्ती क्यों। तभी उसकी मदर यहाँ पर बीच में इंटरफेयर करती हैं, वो भी ओल्ड मैन के इशारे पर, और कह रही थी कि पहले मेरी बात सुनो, तुम आखिर क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि ये इमोर्टल है और मैं चाहती हूँ कि अगर श्वान इनका डिसेबल बन गया तो उसका फ्यूचर कितना अच्छा हो जाएगा। तुम खुद सोचो ना, तो इसके पास ब्रेन है और ना ही ढंग से किसी चीज़ के ऊपर फोकस करता है। इमोर्टल के साथ रहकर प्रैक्टिस करेगा तो इसकी प्रोफाइल बहुत ही अच्छी हो जाएगी, कम से कम इसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो मिलेगा। हालांकि सारी की सारी बातें सुनने के बाद भी चैन खड़ा हुआ था और श्वान उसे मना कर रहा होता है, लेकिन उसकी मदर कह रही थी कि मैं उसके फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान रहती हूँ, जब से इमोर्टल आए हैं मुझे इस बात की फिक्र नहीं। तब हम देखते हैं कि चैन यहाँ पर खुद भी परेशान हो गया था और उसके पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता क्योंकि उसकी मदर की बात ऑब्वियसली एकदम ही सही है। तो फिर चैन कहता है कि देखो तुम्हें अपनी मदर की बात मान लेनी चाहिए और वो तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचेंगी। और ये कहते साथ ही वो बेचारा अपने दिल पे पत्थर रख के उसे समझाते हुए डोर बंद करके चला गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे श्वान अपनी मदर से चिपट रहा होता है और कहता कि नहीं मदर, मुझे इस ओल्ड मैन का डिसेबल नहीं बनना है। लेकिन उसकी मदर ज़बरदस्ती ओल्ड मैन के पास उसे लेके आ रही थी और ओल्ड मैन अपना बाउल निकाल के कह रहा था कि देखो इसके अंदर, और साथ ही वो एक लीफ के थ्रू यहाँ पर उसके ऊपर एक बार फिर से इल्यूजन कर देता है जिससे कि उसे वही गोल्ड क्रैब दिख रहा था जो कि फिलहाल उसे कल चैन ने दिया था। जिसे देखने के बाद तो कहता कि अरे तो क्रैब है, ये तो मुझे कल उसने दिया था ना। बकवास लग रही थी क्योंकि बाउल के अंदर तो सिर्फ वाटर ही था, तो वो खींच के एक चमाटा मारती है उसके फेस पर और कह रही थी कि पागल हो गए हो तुम, तुम्हें दिख नहीं रहा कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे। जिसके बाद तो यहाँ पे श्वान और भी ज़्यादा पैर पटकने लग गया था और कह रहा होता कि मदर आखिर आप चाहती क्या है। जिसके बाद यहाँ पर श्वान खुद ही उठ गया था और कह रहा होता है कि लाओ ये फ़िश मुझे वापस करो, ये चैन की है। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही उस बाउल के अंदर चला गया था। जिसके बाद उसकी मदर भी डर जाती है और वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है कि आखिर वो कहाँ आ गया है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ओल्ड मैन कह रहे थे कि अवॉइड करो इन सारी चीज़ों को, वो कुछ देर बाद खुद ही शांत हो जाएगा, अभी फ़िलहाल वो किसी डिलेमा के अंदर फंसा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस लिटिल फिश को अपने पास में कैरी करता है, लेकिन वो भी भाग रही थी। अब यहाँ पे श्वान उसके पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन अब बहुत ही ख़तरनाक सा वो देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर डर गया था क्योंकि स्नेक आ जाता है। जिसके चलते वो कह रहा होता है कि चैन तुम कहाँ पे हो, चैन आके मेरी मदद करो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे फ़िलहाल ओल्ड मैन पूछने लग जाते हैं उससे चैन के बारे में। तभी वो लेडी बताती है कि वो मई 5 को बॉर्न हुआ था। तभी वो अपनी कैलकुलेशन बिठा रहे होते हैं और कह रहे थे कि अच्छा उसके फादर और मदर के साथ क्या सीन है। तभी वो कहने लग जाती है कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट रहे।
और इसी के चलते चैन के साथ भी काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ। तभी ओल्ड मैन कह रहे होते हैं कि अच्छा ये बात है और उसी का फ़ायदा तुम भी उठा रही हो, है ना। तभी वो लेडी कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं कहाँ इसका फ़ायदा उठा रही हूँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी ओल्ड मैन गुस्से से उसे देखते हैं। पता है कि फ़िलहाल चैन और उसका फ्रेंड दोनों ही अपने रूम के अंदर खड़े हुए थे, जहाँ पर वो बगल वाली खिड़की से झाँकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसका बेड ही तोड़ देता है। जिसके बाद कह रहा था कि मेरे भाई मुझसे गलती हो गई, लेकिन परेशान मत हो, खैर मैंने रुआंशी के पास में तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढी है जो कि ब्लैक स्मिथ का काम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो काम तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगा और कब तक तुम ऐसे ही फ्री रहोगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चैन को न जाने कैसे पेन होने लग गया था और उसकी चेस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा दर्द उसे होता है। जिसके बाद वो वहीं पर बैठ गया था। जिसके बाद यहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है कि बस एक बेड ही तो टूटा है, तो तुम इतना ज़्यादा ड्रामा क्यों कर रहे हो। जिसके बाद वो कहता है कि जाओ, मैं इसे खुद बाद में फिक्स कर लूँगा। तो उसका फ्रेंड कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ टाइम से तुम जॉब पे आ जाना, ठीक है ना। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से निकल के जा रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर उसे कुछ अजीब सा फील होता है और साथ ही वो नोटिस करता है कि यहाँ पर इसकी हालत तो ख़राब है, लेकिन फिर भी उसका फ्रेंड उस पर ध्यान नहीं देता और तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। चैन को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर से उसकी सोल बाहर निकल रही हो, लेकिन वो फिर भी इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करता है। अब बाहर उसके फ्रेंड को जी हुई दिखती है जो कि सफाई कर रही थी, लेकिन जी हुई को समझ में आ जाता है कि ये बंदा उसे काफ़ी बुरी नज़र से देख रहा है। इसके बाद तो वो स्टोन उठाकर कभी उसके मुंह पे तो कहीं कभी और किसी जगह पे मार रही होती है, जिससे कि उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी और वो तुरंत ही वहाँ से उसे बुरा भला कहता हुआ चला जाता है। अब वो सिटी में जा रहा था और कह रहा होता है कि मेरे ड्रीम के अंदर तो जी हुई हमेशा एक जेंटल वूमेन लगती है, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी मेरे ऊपर अटैक करके। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में उसे फॉर्च्यून टेलर मैन दिखता है जो कि कह रहा था कि वैसे मैं तुम्हें देख सकता हूँ लड़के, तुम्हें देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और किसी ने तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से अटैक किया है और अभी आगे भी तुम्हारे सामने डिज़ास्टर आने वाला है। ये सुनने के बाद तो वो कह रहा था कि बस भी करो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अब आगे तुम कहोगे कि मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे कुछ पैसे दे दो, समझे, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी ट्रिक्स। जिसके बाद फॉर्च्यून टेलर कह रहा था कि ठीक है फिर चले जाओ, वैसे तो मैं यहाँ पर बस सोच रहा था एक गरीब की हेल्प करने की, खैर अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद वो भी गुस्सा होता हुआ वहाँ से दूसरी तरफ को जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि स्टिक को लेके वो उसे पीटने के लिए आ रहा था। तभी फॉर्च्यून टेलर वहाँ से भाग जाता है। हालांकि इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही वो उस फायर को देखता है तो कह रहा था कि ऐसा नहीं लग रहा कि बंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा भी नहीं, और मशाल फेंक के मार देता है। हालांकि फॉर्च्यून टेलर बेचारा भागता भागता जा रहा होता है अपने उसी छोटे से सामान को लेके, लेकिन फिर भी उसके पीछे वो गालियाँ दे रहा होता है और कह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज तो तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना। जिसके बाद उसे याद आ जाता है कि उसे हर्ट भी हो रहा है, तो वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और रही बात उस फॉर्च्यून टेलर की, तो वो दूसरी साइड आके बैठ गया था जहाँ पर वो सोच रहा होता है इन सारी चीज़ों के बारे में और कह रहा था कि न जाने चीज़ें किस तरीके से जा रही हैं। लेकिन तभी एक स्टिक उसके सामने निकल के गिर जाती है जो कि फॉर्च्यून स्टिक थी, जिसे वो पढ़ लेता और उसके अंदर उसे काफ़ी कुछ बुरा नज़र आता और कह रहा था कि आखिर क्या है। जिसके बाद वो तुरंत यहाँ से बुद्धा से ब्लेसिंग मांग रहा होता और कह रहा था कि बुद्धा प्लीज़ मेरी हेल्प करें। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी बहुत ही बुरे तरीके से उसे डर लग जाता है, क्योंकि वो नोटिस करता है कि उसके पीछे एक लेडी है जो कि यहाँ पर उसे देख के तुरंत याद आ जाता है कि ये लेडी तो कोई और नहीं बल्कि वो असैसिन ही है। जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और कह रहा होता है कि आखिर ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। उसे समझ में आ गया था कि कल रात इसके साथ में बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, जहाँ पर इसकी फाइटिंग बहुत ही खतरनाक लोगों के साथ हो गई, जिसके चलते उसकी हालत हो गई है। हालांकि वो यहाँ पर बुद्धा से ब्लेसिंग मांगते मांगते ये भी कह रहा होता है कि लड़की प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो भला कहाँ ही उसे यहाँ से जाने देती है, वो तो उसके पैर को ही पकड़ लेती है। फॉर्च्यून टेलर तुरंत ही अपने पैर को उससे दूर करता और कह रहा था कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही आगे बढ़ता अपने सामान को लेके वहाँ से निकलने के लिए। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वो वही सोर्ड वहाँ पर आ जाती है जो कि यहाँ पर फ़िलहाल एल्डर ने छोड़ी थी, और इसी के चलते अब ये बंदा काफ़ी ज़्यादा डर गया था और कह रहा होता है कि अच्छा ये तो तुम चाहते हो कि मैं इसकी हेल्प करूँ, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, तुम मेरे पीछे कैसे पड़ गए हो, आखिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं इस बंदी को सेव करूँ, इसकी हालत तो ऑलरेडी ख़राब हो गई है, जाओ जाके अपना काम करो, जहाँ पर तुम्हें मास्टर ने लोकेट किया था वहीं चले जाओ। लेकिन यहाँ पर सोर्ड वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि इस बंदे को डरा रही होती है। जिसके बाद बेचारे के पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता और कह रहा था कि इसे कहाँ भेजूँ और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सोचने लग गया था कि इसे कहाँ भेजना है। तो सबसे पहले उसे सॉन्ग फैमिली के बारे में याद आता और कह रहा था कि फूफू स्ट्रीट
यूनिट, मुझे इसे वहीं भेजना होगा। और हम देखते हैं कि पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ टेलीपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सॉन्ग फैमिली का एक एल्डर बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता और कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे साथ में करने की, अगर इतनी हिम्मत है तो सामने आके फाइट करो। तभी फॉर्च्यून टेलर डर जाता और कह रहा था कि ल्यू फैमिली के पास भेजता हूँ। लेकिन ल्यू फैमिली की लेडी भी उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती और ऐसे ही करते करते वो 2-3 फैमिली के लोगों के पास में उसे छोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन सभी को काफ़ी गुस्सा आ गया था। लास्ट में वो एक ब्लैक स्मिथ के पास उसे छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो अपना हैमर छोड़ के कह रहा था कि मैं रुआन हूँ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे सामने आके फाइट करो, आखिर ये किस तरीके की घटिया चीज़ें तुम कर रहे हो। अब फॉर्च्यून टेलर बेचारा बहुत ही ज़्यादा डर रहा था और कह रहा था कि लड़की मैं तुम्हारा क्या करूं, आखिर तुम यहाँ पर मेरे पास में आई हो क्यों, और तुम्हें अपने फॉर्च्यून के अगेंस्ट जाने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी, उसी की वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर सोड भी यहाँ पर उसकी जान लेने के लिए अमाद आती है, तो इसके चलते वो डिसाइड करता है कि वो इसे चैन के पास लेके जाएगा, क्योंकि चैन बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा लड़का और वो इससे क्या ही कुछ कहेगा। तो यहाँ पर दरवाजे को नॉक करता है तो चैन तुरंत ही आ गया था। तभी वो कह रहा था कि मैं फॉर्च्यून टेलर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो चैन कह रहा था कि हाँ अंदर आ ही जाइए। तभी वो यहाँ पे लड़की को लेकर तुरंत ही अंदर की तरफ को आ रहा था, लेकिन उससे पहले सोड आके चैन को पीछे हटा देती है और वो आसपास चेक कर रही थी कि कहीं कोई ख़तरा तो नहीं है। और उसके बाद वो यहाँ पे फॉर्च्यून टेलर को इशारा करती है, तो फॉर्च्यून टेलर तुरंत ही अंदर की तरफ को चला गया था और कह रहा होता है कि लड़की को उठा के बेड पर लेटा दो, मुझे इसका ट्रीटमेंट करना है। हालांकि चैन ऐसा करना नहीं चाह रहा था। तभी यहाँ पर वो उसे कहता है कि देखो ये लड़की की हालत काफ़ी ख़राब है, फिलहाल इस वक्त एटिकेट के बारे में कुछ मत सोचो, इसे उठा के जल्दी से लेटा दो। तो चैन उसे उठाकर बेड पर लेटा भी देता है और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लड़की को देखता है तो फिर जियान ली उसे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी भी नज़र आ रही थी और कह रहा होता है कि आखिर इस लड़की का क्या होगा, आप इसे लेके तो आ गए हैं। तभी यहाँ पर वो फॉर्च्यून टेलर कहता है कि अब क्या होगा, इसके कपड़े वपड़े चेंज करने होंगे हमें ताकि इसे हील कर पाएँ। तभी यहाँ पर चैन इस चीज़ से इनकार कर देता और कह रहा था कि तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर किसी को बुलाकर लेकर आ जाता हूँ, मेरे पास में ही जी हुई नाम की एक लड़की रहती है, उसे बुलाकर ले आऊँ क्या, कि वो हमारी हेल्प कर सकती है। तभी फॉर्च्यून टेलर उसे पकड़ के मना कर देता और कह रहा था कि नहीं, उसे नहीं, तुम ही इसे करो जल्द से जल्द। तो इसके बाद बेचारा उसकी जान बचाना ज़रूरी समझ रहा था, तो इसलिए तुरंत ही जियान ली के क्लोथ को चेंज करने लग जाता है। हालांकि उसकी सोड ये चीज़ के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती। तभी हम देखते हैं कि वो जो फॉर्च्यून टेलर था तुरंत ही सोड को पकड़ लेता और कह रहा था कि जल्दी करो, नहीं तो ये सोड तुम्हें और मुझे दोनों को ही मार डालेगी। जिसके बाद चैन भागते हुए उसकी क्लोथ को चेंज करता है और सोड यहाँ पे फॉर्च्यून टेलर की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन वो कहता है कि जाओ जाके सामग्री मार्केट से ले आओ। तभी चैन कहता है कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। फॉर्च्यून टेलर कहने लग गया था कि हाँ बताओ क्या रिक्वेस्ट है तुम्हारी। तभी वो कहता है कि देखो, मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद मेरी आफ्टर लाइफ में आप मेरी हेल्प करें, मैं अपने पेरेंट्स का ही बेटा बन के वापस से बोर्न होना चाहता हूँ। तभी वो उसकी चेस्ट के अंदर नोटिस करता है कि कुछ ना कुछ तो हलचल हो रही है और वो इस चीज़ के लिए एग्री कर जाता है। चैन तुरंत ही बाहर की तरफ को जा रहा होता है और यहाँ पर सामग्री लेने के लिए वो निकल गया था। फॉर्च्यून टेलर भी कुछ सोच रहा था। अब जैसे ही वो वहाँ से चला गया था उसके कुछ देर बाद ही यहाँ पर इस असैसिन गर्ल को होश आ जाता है और वो बैठे हुए यहाँ पे इस बंदे को थैंक्स कर रही थी और कह रही थी कि क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। तभी वो कहता है कि मेरा नाम लू मिंग चैन है और मुझे काफ़ी खुशी हुई तुम्हारी जान बचा के। तभी लड़की कहती है कि वैसे मैं ठीक तो हूँ ना। तभी वो कहता है कि हाँ तुम ठीक हो, बस हमें माफ़ कर देना क्योंकि अभी एक लड़का आया था जिसके थ्रू हमें थोड़े बहुत इनएप्रोप्रिएट एक्शन करने पड़े। उम्मीद करता हूँ कि आप उस चीज़ को समझ जाएंगी। तभी यहाँ पर जियान जो थी वो ज़्यादा कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे पता था कि इन दोनों ने ही बस जान बचाने के लिए सब कुछ किया। हालांकि यहाँ पर वो ये भी कहने लग रहा था कि वैसे मास्टर रुआन को ढूंढना काफ़ी बड़ा मुश्किल भरा काम है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक होगा। हालांकि तभी चैन आ गया था और वो अपने सामने जैसे ही जियान ली को देखता है वो उसे देख के बस उसकी ब्यूटी के अंदर ही खो गया था। धीरे धीरे करके उसके सामने आ जाता और वो लड़की उसे अपना नाम बताते हुए कहती है कि मेरा नाम निंगियाओ है। तभी चैंग भी उसे अपना नाम बताने लग जाता और कह रहा था कि मेरा नाम चैन है, मुझे आपसे मिलकर खुशी हो रही है। और तभी साथ में वो सोड को भी देखता है। जिसके बाद प्रीस्ट कहने लग गया था कि वैसे तो मैंने इसके अंदर रिकेप लिख दिया है और अब तुम इस डिश को बना के मिस को दे देना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी चैन कहता है कि अरे आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको जाना चाहिए। तभी वो कहता है कि बेटा मुझे यहाँ से जाना होगा जियान गो की तरफ क्योंकि वहाँ पर एक सेरेमनी है, तो फिलहाल मैं चला। तभी वो कहता है कि अरे रुकिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए, मुझे पढ़ना नहीं आता। जिसके बाद वो हंसने लग जाता और कह रहा था कि तुम्हें नहीं आता लेकिन इस लेडी को तो आता है ना, इससे पूछ लेना। और अगर तुम्हारा पढ़ने का मन हो तो फिर सिटी से कुछ बुक्स खरीद लो, साथ ही तुम कैलीग्राफी भी स्टार्ट कर सकते हो। और स्टार्ट करना इस पेज को देख के कैलीग्राफी करने के लिए।
जिसके बाद वो कह रहा था कि अच्छा सुनो, बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और हम देखते हैं कि वो बाहर की तरफ को चला भी गया था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो जिसके बाद वो कहता है कि चैन, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ उस लेडी के बारे में जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था पहले। तभी चैन कहता है कि हाँ, उस लेडी के बारे में। तभी वो कहता है कि हाँ, उसने तुम्हारे ब्रिज के ऊपर अटैक कर दिया है। और अगर तुम्हें बुरा न लगे तो सच तो यही है कि वैसे उस लड़की ने जब तुम्हारे ऊपर अटैक किया तब तुम्हारी लाइफ बहुत ही कम रह गई। अब तुम्हारे अंदर लॉन्गेविटी बची ही नहीं है, जिससे कि अब बस तुम हाफ ईयर ही जी पाओगे। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज़ करता है और वाकई में वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसकी स्पिरिचुअल ब्रिज के अंदर आ जाता है। जिसके बाद चैन भी इस चीज़ को देख के हैरान था कि आखिर वो कहाँ गया है, और वो थोड़ा आसपास देखने लग गया था। तभी उसे उसके स्पिरिचुअल ब्रिज के पास में वही लेडी दिखाई जाती है और उसने तुरंत ही उसके स्पिरिचुअल ब्रिज को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। हालांकि उसे याद आ जाता है कि काईजिन ने उसके ऊपर अटैक किया था और उसके बाद ही उसकी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हुई थी। जिसके चलते अब यहाँ पे ये बंदा उसे बता रहा होता है कि तुम्हारी लॉन्गेविटी ब्रिज अब ज़्यादा वक्त के लिए नहीं बची है, हाफ एन ईयर ही तुम्हारे पास है और लाइफ एंड डेथ कभी भी हो सकती है। तुम्हें इसके बारे में पता है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वैसे तो ये ब्रिज टूट गई है, लेकिन तुम सर्वाइव करने की पूरी कोशिश करोगे। हालांकि चैन के एक्शंस देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा था कि वो सरवाइव करना चाहता है। और तभी यहाँ पर उसने प्रीस्ट से ये भी कहा था कि आप मेरी हेल्प करें और ऐसा ब्लेसिंग दें मुझे जिससे कि नेक्स्ट लाइफ में भी मैं अपने पेरेंट्स का ही बेटा बन के बॉर्न हूँ। तभी यहाँ पर वो काफ़ी उदास लग रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे उस काईजिन के अटैक्स आके चैन को हिट करने वाले थे और वो उसे पूरे तरीके से अपने अंदर डुबा रहे होते और उसे डिप्रेस कर रहे थे, तभी यहाँ पर चैन उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद फॉर्च्यून टेलर कहता, मुझे पता है तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम सारी की सारी चीज़ों के लिए खुद को ब्लेम करो। तुम दिन में ढंग से मील भी नहीं खा पाते, इसके अलावा तुम्हारे पास करने के लिए है ही क्या? कभी सोचा है कि अपने पेरेंट्स को मुंह कैसे दिखाओगे और वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते होंगे? लड़के, वक्त आ गया है कि कुछ करो तुम और अपने ऊपर ध्यान दो। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड कर रहा था और यहाँ पर कह रहा होता है कि देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। चैन अब एक बार फिर से इल्यूजन से बाहर आ गया था, जहाँ पे उसे पता चल जाता है कि उसके पास जीने के लिए अब ज़्यादा वक्त नहीं है। लेकिन फॉर्च्यून टेलर ने उसे होप भी दी है। साथ ही ब्लैक स्मिथ, रुआन के पास चले जाओ और उसे कहो कि वो तुम्हें अपने डिसाइबल के रूप में एक्सेप्ट कर ले, वो कर लेगा। और साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि तुम अपना ध्यान रखना और अब से अपनी चीज़ों को और भी अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा रखता हूँ और उस लड़की से डरने की ज़रूरत नहीं, जो मैंने तुम्हें बताया उसे फॉलो करो। फिलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से तुरंत ही बाय बोल के चला गया था। और साथ ही जैसे ही वो बाय बोल के जा रहा होता है और कह रहा था कि अपने फादर और मदर के लिए कभी भी खुद को ब्लेम मत करना, वो बस लिखा हुआ था जो कि हो गया। और अभी चैन को समझ में आ जाता है कि ये जो बंदा है वो वाकई में कोई फेक फॉर्च्यून टेलर नहीं है, बल्कि रियल का फॉर्च्यून टेलर है। और उसकी सारी बातें उसे समझ में आ गई थी और अब वो उसकी बताई हुई सब चीज़ों को फॉलो करने वाला था। अब वो घर में वापस आ जाता है और यहाँ पे मिस याओ के लिए उसी रिकैप को बना देता है और कह रहा था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ 2 डेज़ के लिए मिस्टर रुआन के पास में, और अगर मैं ना आऊँ तो प्लीज़ आप इस घर का ख्याल रखिएगा। साथ ही वो अपने पास में मौजूद उन कॉपर कॉइन्स को भी देता है और कह रहा था कि मेरे फ्रेंड अगर यहाँ है तो उसे दे देना, वो मेरे लिए घर का ख्याल रख लेगा। इसके बाद मिस याओ भी कह रही थी, तो क्या तुम कल्टीवेशन के एरिया के अंदर प्रैक्टिस करने जा रहे हो? तभी वो कहता है कि ऑफ कोर्स, और वो अपने फादर एंड मदर के पास में कुछ एसेंस स्टिक को भी बर्न करता है और कह रहा था कि अब मुझे इस चीज़ को करना ही होगा। हालांकि तभी याओ कह रही थी, तो क्या जिस लड़की ने तुम्हारे उस ब्रिज को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय किया है तुम उससे बदला लेने के लिए जाने वाले हो? लेकिन वो इस बात पे कुछ जवाब नहीं देता और यहाँ पे जा रहा होता है उस फॉर्च्यून टेलर की बातों को फॉलो करने के लिए। जिसके बाद मिस याओ कह रही थी, तो क्या तुम्हें लगता है कि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर जहाँ इतने ज़्यादा पावरफुल लोग हैं तुम सर्वाइव कर पाओगे? तभी वो कहता है कि अपना एटीट्यूड सही रखने से सब कुछ हो सकता है। मिस याओ कहती है कि ठीक है, फिर मुझे तुम्हारी मदद करने दो। हम देखते हैं कि लास्ट में वो अपने शू को टाइट करके अपने फादर और मदर को याद करते हुए तुरंत ही अपना घर छोड़ के चला जाता है। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा।